दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य अपने यूट्यूब चैनल जीके मौर्य 1972 सफलता का दूसरा नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं करंट अफेयर्स की नई डोज लेकर के आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूं। तो आज के करंट अफेयर्स के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा का शॉर्ट टर्म पर सत्र बुलाया जा रहा है। बताइए ये सत्र कौन बुलाता है। इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है मुख्यमंत्री, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है राज्यपाल और चौथा है विधानसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है स यानी राज्यपाल। राज्यपाल के द्वारा विधानसभा का सत्र यानी अधिवेशन बुलाया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के वर्तमान में राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। राज्य का जो राज्यपाल होता है वो संविधान के अनुच्छेद 175 खंड 1 के तहत राज्य विधानमंडल का और एक सदन होने पर विधानसभा का अधिवेशन बुला सकता है। सामान्य रूप से राज्यपाल विधानसभा का सत्र मुख्यमंत्री के परामर्श से ही बुलाता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में वह स्वविवेक से भी विधानसभा का सत्र बुला सकता है। जैसे यदि राज्यपाल को मुख्यमंत्री के बहुमत पर संदेह हो जाए तो वह मुख्यमंत्री से शीघ्र अधिवेशन बुलाने के लिए कह सकता है और मुख्यमंत्री द्वारा उसके परामर्श को स्वीकार नहीं किए जाने पर वह स्वयं स्वविवेक से विधानसभा का अधिवेशन बुला सकता है। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, बिटकॉइन क्या है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ए है एक कोरोना वैक्सीन का नाम, ब दक्षिण सूडान की मुद्रा का नाम, स यूएनओ की एजेंसी का नाम और द एक डिजिटल करेंसी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है द यानी एक डिजिटल करेंसी। दोस्तों बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है यानी एक वर्चुअल करेंसी है। जैसे भारत में रुपया, अमेरिका में डॉलर, ब्रिटेन में पाउंड चलता है और ये फिजिकल करेंसी होती हैं। मतलब इसे हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं और नियमानुसार किसी भी स्थान या देश में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बिटकॉइन करेंसी इनसे अलग है और ये अलग जो है वो दो बातों के लिए है। पहली बात क्या है कि एक तो ये कि बिटकॉइन डिजिटल यानी इंटरनेट के जरिए इस्तेमाल होने वाली मुद्रा है और दूसरी ये कि इसे पारंपरिक मुद्रा के विकल्प के रूप में देखा जाता है। बिटकॉइन ऑनलाइन मिलता है, इसे कोई सरकारी बैंक या सरकारें नहीं छापती हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस तेज गेंदबाज को बायोसिक्योर प्रोटोकॉल तोड़ने के कारण वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर कर दिया गया था। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। जोफ्रा आर्चर, मार्कस रेशफोर्ड, ब्रायन लारा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है जोफ्रा आर्चर। दोस्तों जोफ्रा आर्चर इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं। इनको हाल ही में बायोसिक्योर प्रोटोकॉल तोड़ने के कारण वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर कर दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने कोरोना महामारी से बचने के लिए बायोसिक्योर प्रोटोकॉल बनाया है और हर खिलाड़ी को इसका पालन करना पड़ता है। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि कोरोना महामारी की वजह से भारत में क्रिकेट मैच जो था वो बंद था। तो पहली बार जैव सुरक्षित वातावरण में और पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच 8 जुलाई 2020 को साउथहैम्पटन में इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के मध्य खेला गया था। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में सारा गिलबर्ट
कोरोना वैक्सीन की वजह से चर्चा में हैं। बताइए इनका संबंध किस यूनिवर्सिटी से है? चार ऑप्शन है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी। दोस्तों इसका सही उत्तर है ब, यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। दोस्तों कोरोना वैक्सीन बनाने को लेकर के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का हाल ही में दुनिया में काफ़ी नाम है, काफ़ी चर्चा है। इस यूनिवर्सिटी द्वारा कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने का काम सारा गिलबर्ट के नेतृत्व में किया जा रहा है। सारा गिलबर्ट ही वह महिला है जो कोरोना वैक्सीन बनाने को लेकर के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की टीम का नेतृत्व कर रही है। इस यूनिवर्सिटी द्वारा कोरोना वैक्सीन का पहला ह्यूमन ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार द्वारा संशोधित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 हाल ही में किस तिथि को लागू किया गया है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 17 जुलाई 2020, 20 जुलाई 2020, 17 जुलाई 2019, 20 जुलाई 2019। दोस्तों इसका सही उत्तर है 20 जुलाई 2020। दोस्तों ये तो आपको पता ही है कि हमारे देश में उपभोक्ता संरक्षण अधिकार अधिनियम 1986 लागू था और ये अधिनियम भारत की संसद के द्वारा 24 दिसंबर 1986 को पारित किया गया था और इस कानून को 15 अप्रैल 1987 को लागू किया गया था। ठीक है। वैसे विश्व उपभोक्ता दिवस जो है वो प्रतिवर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है और ये भी मैं आपको बता दूं क्योंकि 15 मार्च 1963 को संयुक्त राज्य अमेरिका में उपभोक्ता अधिकार अधिनियम सबसे पहले लागू हुआ था, इसलिए 15 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये जो हमारे देश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 था, इस कानून में हाल ही में संसद के द्वारा बदलाव किया गया है जिसको संशोधित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का नाम दिया गया है और ये 20 जुलाई 2020 से लागू किया गया है। इस कानून में कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जैसे घटिया सामान बेचने पर जुर्माना और जेल का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार से गुमराह करने वाले विज्ञापन देने वालों को और इस प्रकार के विज्ञापन करने वाले जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनकी भी इसमें जिम्मेदारी तय की गई है और इस प्रकार के विज्ञापन देने वाले जो उनको जेल भेजने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा इसके तहत एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी सीसीपीए का पूरा नाम है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का भी गठन किया जाएगा जो उपभोक्ता अधिकारों की अनदेखी करने वालों और भ्रमित करने वाले विज्ञापनों पर नजर रखेगा। दोस्तों अगला प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। हाल ही में यानी 17 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र संघ की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित UNECOSOC के सत्र की थीम क्या थी? दोस्तों इसके ऑप्शन बड़े हैं इसलिए मैं राइट जो थीम है वो बता रहा हूँ आपको। तो इसका पहला जो ऑप्शन है वो सही है, कोविड-19 के बाद बहुपक्षवाद। 75वीं वर्षगांठ पर हमें किस तरह से संयुक्त राष्ट्र की जरूरत है, ये इस सत्र की थीम थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की 75वीं वर्षगांठ पर अभी UNECOSOC का एक सत्र 17 जुलाई 2020 को आयोजित किया गया था। इस वर्ष के इस वार्षिक उच्च स्तरीय खंड की थीम थी कोविड-19 के बाद बहुपक्षवाद। 75वीं वर्षगांठ पर हमें किस तरह से संयुक्त राष्ट्र की जरूरत है। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि UNECOSOC का पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है जिसका हर वर्ष 5 सप्ताह का एक उच्च स्तरीय सत्र आयोजित किया जाता है
और इस सत्र में सदस्य देशों के शासनाध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष और प्रमुख जो अधिकारी होते हैं वो भाग लेते हैं। तो इस वर्ष इस सत्र में ऑनलाइन जो है भाग लेने का कार्य भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। दोस्तों 7वां प्रश्न है, पतंजलि द्वारा कोविड-19 के उपचार के लिए पेश की गई दवा पर ट्रेडमार्क की वजह से किस हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, दिल्ली हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट। तो सही उत्तर है ब, यानी मद्रास हाई कोर्ट। दोस्तों हाल ही में कोविड-19 के उपचार के रूप में पेश की गई योग गुरु रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की दवा कोरोनिल को मद्रास उच्च न्यायालय से झटका लगा है। कोर्ट ने इस कंपनी को कोरोनिल ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति CV कार्तिकेयन ने चेन्नई की कंपनी अरुद्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड की अर्जी पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है। इस कंपनी ने कहा है कि कोरोनिल 1993 से उसका ट्रेडमार्क है, इसलिए पतंजलि इस नाम का इस्तेमाल और नहीं कर सकता। दोस्तों अगला प्रश्न आपके जनरल नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में लॉ ऑन कस्टोडियल वायलेंस विषय पर आयोजित सेमिनार में मुख्य रूप से संविधान के किस अनुच्छेद पर चर्चा की गई थी? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अनुच्छेद 21 पर, अनुच्छेद 20 पर, अनुच्छेद 17 पर, अनुच्छेद 22 पर। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 22 पर। दोस्तों हाल ही में यानी 19 जुलाई को लॉ ऑन कस्टोडियल वायलेंस विषय पर आयोजित एक सेमिनार में सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने ये सुझाव दिया है कि मजिस्ट्रेट के सामने आरोपियों को पेश करने के लिए 24 घंटे का जो समय होता है उसको कम किया जाना चाहिए, ताकि हिरासत में हिंसा से बचाव किया जा सके। दोस्तों दुष्यंत दवे वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और इस सेमिनार का आयोजन मद्रास उच्च न्यायालय के अधिवक्ता जे रविंद्रम द्वारा किया गया था। दोस्तों मैं आपको यह भी बता दूं कि संविधान के अनुच्छेद 22 में बंदी बनाए जाने वाले व्यक्ति के अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को यदि पुलिस अरेस्ट करती है तो उसे 24 घंटे के अंदर अंदर सक्षम न्यायाधीश के सामने पेश किया जाना जरूरी है। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है जस्टिस यू ललित, जस्टिस आर भानुमति, जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस NV रमना। दोस्तों इसका सही उत्तर है जस्टिस यू ललित। दोस्तों हाल ही में 20 जुलाई को जस्टिस यू ललित को सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम का सदस्य नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस आर भानुमति की सेवानिवृत्ति के बाद जस्टिस यू ललित को 20 जुलाई से 5वें वरिष्ठ न्यायाधीश के रूप में सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम का सदस्य नियुक्त किया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो कोलेजियम होता है यानी मंडली होती है, इसमें मुख्य न्यायाधीश सहित 5 न्यायाधीश होते हैं। तो इस समय वर्तमान में इसमें जो न्यायाधीश हैं वो कौन कौन है? एक तो है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जिसका नाम है S.A. बोबडे और 4 हैं अन्य न्यायाधीश जस्टिस NV रमना, जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस RF नरीमन और हाल ही में अपॉइंट किए गए जस्टिस यू ललित। इस प्रकार से ये कोलेजियम 5 सदस्य होता है और इस कोलेजियम का कार्य क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों में न्यायाधीशों की नियुक्ति और हाई कोर्ट न्यायाधीशों का ट्रांसफर इस 5 सदस्यीय कोलिजियम की सिफारिशों के आधार पर ही राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है।
दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है, वित्त वर्ष 2019-20 में सबसे ज्यादा सैलरी यानी वेतन पाने वाले बैंकर्स का नाम क्या है? चार ऑप्शन है, संदीप बख्शी, आदित्य पुरी, शिव नाडर और दिवाकर गुप्ता। तो इसका सही जो उत्तर है वो है ब यानी आदित्य पुरी। दोस्तों वित्त वर्ष 2019-20 में सबसे ज़्यादा तनख्वाह पाने वाले जो बैंकर्स थे उनका नाम है आदित्य पुरी। आदित्य पुरी HDFC बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और इन्होंने वित्त वर्ष 19-20 में 18.92 करोड़ रुपए वेतन भत्ते के रूप में प्राप्त किए हैं। वहीं निजी क्षेत्र के दूसरे सबसे बड़े बैंक ICICI बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO वर्तमान में संदीप बख्शी हैं। दोस्तों मेरे करंट अफेयर्स के प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी विद्यार्थी भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।